Welcome back, everybody. This is our sixth class in JEE Means previous year question series for chapter Mechanical Properties of Fluids of class 11th. Before this, we have made five videos in this series, and we have covered a lot in those videos. Hopefully, you have watched all of those. We have also started similar series for NEET previous years, so you can also find that playlist on our YouTube channel. Name of channel is again Point Basics, and there is a dedicated playlist for NEET and JEE Mains previous year questions. So if you found these videos useful, then do like them videos, share as much as possible, and subscribe to our channel. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes and donate whatever amount you want to donate us. With this amount, in future, we will be able to bring you better quality content with better quality videos. So it will be a win-win situation for everybody of us. So with this, let's start today's video. And I think in previous video, we have completed up to question number 60 or something. Yes. Yes. This was, I think, our last question. And no, we have completed. Yes, this was our last question. And today we will start with question number 61, and we have to cover our own around 12 questions. So hopefully we will cover all these questions in this video. So let's start. Two soap bubbles coalesces to form a single bubble. Means दो bubble से एक single bubble बनता है. If V is the subsequent change in the volume of the contained air, and S is the total surface area, T is the surface tension, P is atmospheric pressure, then which of the following relation is correct? तो हमें ये बताना है कि कौन सा relation यहाँ पे correct है. And so यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको फाइन कर लेते हैं. So given है इफ V इज द सब्सिक्वेंट चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि जो V है वो वॉल्यूम के अंदर का चेंज है. तो अगर हम ये अज्यूम करें, बिकॉज दो बबल है हमारे पास, तो पहले बबल की वॉल्यूम हम V1 ले लेते हैं, दूसरे बबल की वॉल्यूम हम V2 ले लेते हैं, और जो फाइनल बबल बनता है उसकी वॉल्यूम वी टेक V फाइनल ले लेते हैं. तो यहाँ पे जो V होगा वो हमारे पास क्या होगा, इनका डिफरेंस. सो V फाइनल माइनस V1 माइनस V2, ये हमारे पास V होगा. और सिमिलरली हमारे पास सरफेस एरिया होगा S, जो कि हो जाएगा S फाइनल माइनस S1 माइनस S2. सरफेस टेंशन T एज इट इज रहेगा, और P एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो लेट्स स्टार्ट. हमारे पास अगर दो बबल हैं, ये पहला बबल हो गया, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं R1. ये दूसरा बबल हो गया, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं R2. और ये फाइनल बबल बनता है, दोनों को मिला के इसकी रेडियस को हमने मान लिया कैपिटल R. सो अब ये बोला गया है कि इन दोनों को मिलाया गया एक दूसरे के साथ. तो जब हम इन दोनों को जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे और ज्वाइन होकर एक बड़ा बबल बनेगा. सो यहाँ पे टेम्परेचर के रिगार्डिंग कुछ नहीं गिवन है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है या कितनी हीट निकलती है. तो हम ये मान के चलेंगे दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट. इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कोई ना कोई अजम्पशन लेनी पड़ेगी, ओनली देन यू कैन बी एबल टू सॉल्व इट. ओके. और नॉर्मली ऐसा होगा कि अगर आप इनको एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में ले रहे हो, नॉर्मल एनवायरनमेंट में ले रहे हो, तो जो हीट होगी, जो हीट प्रोड्यूस भी होगी, वो एटमॉस्फेयर अब्जॉर्व कर लेगा, बिकॉज जो एटमॉस्फेयर है उसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है. सो टेम्परेचर आपका चेंज इतना नहीं होगा, तो टेम्परेचर को हम कॉन्स्टेंट मान सकते. नाउ इसकी वॉल्यूम हमें पता है, फॉर्मूला से 4/3 पाई R1 क्यूब. यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, जो P1 है, इट विल बी इक्वल टू P आउटसाइड, यानी कि P एटमोस्फेयर प्लस, बिकॉज ये एयर सो बबल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4. यहाँ पे सरफेस टेंशन T दिया गया है, T/R1. सिमिलरली जो P2 है वो हो जाएगा P नोड प्लस 4T/R2. और यहाँ पे जो P होगा, यस, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही के लिए हम P ही यूज करते हैं. P एटमॉस्फेरिक प्लस 4T/R1. और जो हमारी फाइनल है, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, P फाइनल, इट विल बी P
प्लस 40 बाय जो इसकी रेडियस है r। अब हमें ये पता है टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो हमारे पास गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मतलब जो PV है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। तो अगर PV कांस्टेंट है मींस इनिशियल PV और फाइनल PV क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इनिशियल PV क्या है हमारे पास P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P फाइनल V फाइनल। वैल्यूज पुट करते हैं, P प्लस 40/R1 इंटू जो V1 है, V1 की वैल्यू हो जाएगी 4/3πR1³ प्लस P प्लस 40/R2 इंटू 4/3πR2³ इक्वल्स टू हो जाएगा P फाइनल, दैट विल बी P प्लस 40/R इंटू 4/3π कैपिटल R³ तो ये हमारे पास टर्म्स हो जाएंगे। अब हमें क्या करना होगा, इन टर्म्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। सो लेट्स एडजस्टिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम अगर आप देखिए तो P की टर्म इसके साथ आएगी, एक इसके साथ आएगी और एक इसके साथ आएगी। तो हम P की टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा P एज इट इज 4/3πR1³ प्लस 4/3πR2³ माइनस 4/3πR³। ये हमारे पास P की टर्म्स हो गई। और अब हम लेते हैं 4T की टर्म्स को, बिकॉज ये 40 है, ये भी सब में कॉमन रहेगा। तो हम जो 40 की टर्म्स हैं वो ले लेते हैं। यहाँ पे 40 की टर्म क्या आएगी, ये r इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 4/3πR²। सो 4/3πR²। ऐसे ही दो टर्म्स यहाँ से बनेंगी और ये इधर आके नेगेटिव में हो जाएंगी। सो 4/3πR1³ सॉरी स्क्वायर, बिकॉज ये R1 से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4/3πR2²। ये क्या हमारे पास V1, ये V2 माइनस V फाइनल। सो V1 प्लस V2 माइनस V फाइनल इज इक्वल टू 4T। 3 कॉमन ले लीजिए, ये बच जाता है 4πR² यानी कि टोटल सरफेस एरिया यानी कि फाइनल सरफेस एरिया माइनस S1 माइनस S2। तो हमारे पास अब अगर ऊपर वापस हम जाएं तो हमें गिवन है कि जो S है वो सरफेस एरिया का डिफरेंस है और जो V है वो वॉल्यूम का डिफरेंस है। सो इन वॉल्यूम्स का डिफरेंस V होगा। साइन को हम अभी इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज वी नो कि डिपेंड्स अपॉन द रेडियस की हमारे पास क्या किसका साइन रहेगा। सो इट विल बी V और इट विल बी S और इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3PV इज इक्वल टू 4TS। और अगर कंपेयर करें ऊपर जाके यहाँ को हम इसको इधर लेके आ सकते हैं 3PV माइनस 4TS इज इक्वल टू 0। और अगर अब ऊपर हम चेक करें जाके तो हमारे देखिए सभी के सभी ऑप्शन प्लस में है। तो अब हमें साइन देखना होगा कि फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगी या जो इनिशियल वॉल्यूम्स है वो ज़्यादा होंगी। सो एज पर बेसिक हमें ये पता है दैट कि जब आप दो इनको बबल्स को कंबाइन करोगे तो जो फाइनल सरफेस एरिया है वो कम होता है। जो SF है वो इंडिविजुअल सरफेस एरिया से कम होता है। तो ये वाली जो S की टर्म है यानी कि SF ये वाली टर्म नेगेटिव होगी। सो अगर इस वाली टर्म का नेगेटिव साइन हम नीचे जाके एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे S नेगेटिव होगा तो 3PV प्लस 4TS इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। और अब अगर हम ऊपर जाके देखें सो हियर इट इज ऑप्शन बी 3PV प्लस 4HT इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
An air bubble of radius 0.1 centimeter is in liquid having surface tension. So surface tension को T ले लेते हैं, 6 into 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर, डेंसिटी 10⁻³ किलोग्राम है, प्रेशर इनसाइड द बबल is greater than is 110 न्यूटन मीटर greater than atmospheric pressure. So जो P इनसाइड बबल है it is 110 plus P atmospheric. At what depth below the surface of the liquid? At what depth is the bubble below the surface of the liquid? So यहाँ पे सिनेरियो कुछ ऐसा है कि एक लिक्विड है और लिक्विड में यहाँ पे एक नीचे बबल है, और जो बबल के अंदर का प्रेशर है वो इस फॉर्मूला से गिवन है, दैट P इज इक्वल टू P इन इज इक्वल टू 11110 प्लस P एटमोस्फेयर. अब सपोज कीजिए कि जो ये डेप्थ है ये D है हमारे पास, तो यहाँ पे जो P आउटसाइड होगा, P आउटसाइड हो जाएगा, यहाँ पे P एटमोस्फेयर होता है प्लस D रो जी, सो P एटमोस्फेरिक, इसको हम P एटमोस्फेयर ही लिखते हैं, प्लस D रो जी. ये हो गया इस पॉइंट पे प्रेशर. और अगर आपके पास एक बबल है, उसकी कोई रेडियस आपको गिवन है, तो उस बबल के लिए जो इनसाइड प्रेशर होता है, मींस अगर आपके पास कोई बबल है उसकी आपको रेडियस पता है और उसके आउटसाइड का आपको प्रेशर पता है, तो उस बबल के लिए इनसाइड प्रेशर क्या होता है, P आउटसाइड प्लस, बिकॉज ये लिक्विड के अंदर बबल है तो ये हो जाएगा 2T/R. तो सेम फॉर्मूला इसके लिए भी वैलिड होना चाहिए. तो जो आपका बबल है, बबल के लिए P आउट क्या हो जाएगा, P इनसाइड क्या हो जाएगा, इट विल बी P आउट प्लस 2T/R. और P इनसाइड के लिए हमें एक और वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कि बबल के अंदर जो प्रेशर है वो 110 टाइम्स ग्रेटर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. सो ये भी बबल के इनसाइड का प्रेशर है और ये भी बबल के इनसाइड का प्रेशर है, तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए. सो अगर हम दोनों को एक दूसरे के इक्वेट करें, P आउट प्लस 2T/R इज इक्वल टू 110 प्लस P एटमोस्फेयर. अब P आउट कितना है, P एटमोस्फेयर प्लस D रो जी, सो P एटमोस्फेयर प्लस D रो जी प्लस 2T/R इज इक्वल टू 110 प्लस P एटमोस्फेयर. P एटमोस्फेयर से P एटमोस्फेयर कैंसिल हो जाएगा. अब 2T/R की वैल्यू हम पुट करेंगे, सो इट कम्स आउट टू बी D रो जी प्लस 2. जो सरफेस टेंशन है इट इज 6 इंटू 10⁻⁻2 और रेडियस है 0.1 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻3. तो हमें 2T/R कैलकुलेट करना है, तो वो हो जाएगा 6 - 2 डिवाइड 1 इंटू 10⁻⁻3. ये ऊपर जाएगा यहाँ पे तो 10 हो जाएगा, ये 12 देता है और ये आपको इन टोटल देगा 120. और डेंसिटी हमें गिवन है, आई थिंक ये वाटर है तो वाटर के लिए हम यस लिक्विड हैविंग सरफेस टेंशन डेंसिटी 10⁻³ है, तो ये वाटर ही है, डेंसिटी हमें पता है, जी की वैल्यू 9.8 लेंगे, तो ये आ गया 120. 2T/R की वैल्यू आ गई 120 इज इक्वल टू 110. तो यहाँ से D रो जी की वैल्यू आती है 110 माइनस 120, सो इट कम्स आउट टू बी 980. तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 980 बाय डेंसिटी इनटू ग्रेविटी. सो 980 डेंसिटी है 1000 एंड ये है 9.8, तो 9.8 का यहाँ पे आप 10 लगा दोगे, ये इसको 10 पे कट करेगा, ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास बचता है 1/10 और 1/10 होता है 0.1 मीटर और 10 सेंटीमीटर. ऊपर जाके कंपेयर करते हैं, here it is, ऑप्शन A इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
A capillary tube is immersed vertically in water and the height of the water column is x. When arrangement taken into mine of depth d, height of the column in water is y. If r is the radius of earth, then the ratio of x to y हमें यहाँ पे रेशियो बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं. जो हाइट होती है किसी भी ट्यूब के अंदर लिक्विड की, वो क्या होती है, 2t cos थीटा बाय r रो जी. यानी कि अब आप जब उसको जो अरेंजमेंट है उसको डी डेप्थ के अंदर लेके जा रहे हो, मीन्स अर्थ के नीचे लेके जा रहे हो, गहराई में लेके जा रहे हो, तो ना तो सरफेस टेंशन चेंज होगा, ना एंगल चेंज होगा, ना रेडियस चेंज होगी. ये रेडियस किसकी है, कैपिलरी की रेडियस है, वो चेंज नहीं होगी, डेंसिटी चेंज नहीं होगी लिक्विड की, बट ग्रेविटी चेंज हो जाएगी. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट हाइट इज प्रोपोर्शनल टू 1/g. तो जब g की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू g थी, तब हाइट कितनी थी, x. सो हम लिख सकते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू g. और जब हम उसको डी डेप्थ पे ले जाते हैं, तो जब आप उसको व्हाट इज डी डेप्थ पे ले जाओगे तो हाइट है y, और ये प्रोपोर्शनल होगी उस डेप्थ पे जो ग्रेविटी है. और डेप्थ पे ग्रेविटी का रिलेशन क्या होता है, 1g इंटू 1 माइनस डी बाई आर, वेयर डी इज डेप्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ. तो अगर दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो x बाय वाई आ जाएगा जी डी बाई जी, और जी डी बाई जी का फॉर्मूला आएगा 1 माइनस डी बाई आर. सो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ से जी डी बाई जी आप निकाल सकते हो, तो 1 माइनस डी बाई आर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Wax is coated on the inner wall of a capillary tube and the tube is then dipped in water. Then compared to an unwaxed capillary, the angle of contact theta, height h up to which water rise changes. These changes बताना है कि एक आपके पास कैपिलरी है, उसमें आपने वैक्स कोट कर दिया उसके इनर वॉल पे, इनर सरफेस पे. तो अब उससे क्या होगा, तो सपोज आपके पास ये कैपिलरी थी, और जब आप इसके इनर सरफेस पे वैक्स लगा दोगे, यहाँ पे ये सपोज उसका इनर सरफेस है, अब आप जब इस पे वैक्स लगा दोगे तो इससे क्या होगा, अब जो वैक्स होता है वो वाटर के साथ स्टिक नहीं करता, वो वाटर के साथ प्रॉपर बॉन्ड्स नहीं बनाता. सो अगर वैक्स वाटर के साथ स्टिक नहीं कर रहा, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि आपके पास दो टाइप के लिक्विड्स होते हैं. एक तो होता है वेटिंग लिक्विड, मींस जो सरफेस को वेट करते हैं और उनके एंगल्स ऐसे होते हैं. यहाँ पे एंगल अगर हम बनाएंगे तो वो एंगल आपको ऐसे दिखेगा, इसको बोला जाता है एक्यूट एंगल. थीटा यहाँ पे स्मॉल होता है, 90 से स्मॉल होता है. और दूसरे होते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड, जो कि सरफेस को वेट नहीं करते. उनके सिनेरियो में जो लिक्विड है, लिक्विड की ड्रॉप्स बनती हैं ऐसे, और जो उनके एंगल्स होते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, वो अब ऑब्ट्यूज होता है. यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल होता है, यहाँ पे एक्यूट एंगल होता है. तो जब भी एंगल एक्यूट होता है तो थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, और जो ऑब्ट्यूज होगा थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री. ये लेस देन 90 डिग्री और ये ग्रेटर देन 90 डिग्री. सो ऐसे सिनेरियो में जब थीटा ऑब्ट्यूज हो जाए तो हाइट डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज. सो जब आप वैक्सी सरफेस लगाओगे तो वैक्स लगने से क्या होगा, बॉन्ड्स वीक होंगे और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज हो जाएगा, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज से हाइट डिक्रीज हो जाती है. तो इसका ऑप्शन है सी, थीटा इंक्रीजेस एंड हाइट डिक्रीजेस, बिकॉज जो वैक्स है वो वाटर के साथ किसी भी टाइप के बॉन्ड्स फॉर्म नहीं करता. नेक्स्ट क्वेश्चन. A thin tube sealed a thin tube sealed at both ends is 100 centimeter long, 100 centimeter लंबी है. It lies horizontally. The middle 20 centimeter container of mercury and the two equal ends containing air at a standard atmospheric pressure. If the tube is now turned into vertical position, by what amount will the mercury be displaced? So यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कॉपी कर लेते हैं सो दैट हम उसको आपको एक्सप्लेन कर पाए.
स्कोप इट। सो सपोज कीजिए हमारे पास ये हमारा इनिशियल स्टेटस है ट्यूब का, कि स्टार्टिंग में ट्यूब ऐसे है, और अगर ट्यूब ऐसे है तो, और साथ में ये भी मेंशन है कि जो आपके वैल्यूज हैं, मिडल पार्ट की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो जो साइड वाले पार्ट होंगे ये इक्वल पार्ट है यहाँ पे, और टोटल लेंथ 100 है, तो ये हो जाएगा जो एल नोड है ये हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, और ये वाला भी आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और जो इन दोनों में प्रेशर है, ये प्रेशर किसके इक्वल है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, यानी कि यही भी पी एटमॉस्फेरिक है और यहाँ पे भी पी एटमॉस्फेरिक है, और यहाँ पे कोई वॉल्यूम्स हैं। अगर हम इसका एरिया मान लें ए ट्यूब का, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है एयर की, बिकॉज यहाँ पे एयर होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो एयर तो होगी ही, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो है ए एल नोड, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो भी ए एल नोड। तो हमें प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, यहाँ पे प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है। अब हमें क्या करना है, इस ट्यूब को रोटेट कर देना है। सो जब हम इस ट्यूब को रोटेट कर देंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी, और इस सिनेरियो में क्या होगा कि जो आपका ये लिक्विड है, हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरा का पूरा नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ थोड़ा मूव करेगा, और जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो जो गैस है नीचे वाली, यहाँ वाली जो गैस है वो गैस कंप्रेस हो जाएगी, और वो गैस कंप्रेस होके क्या करेगी, कंप्रेस होगी तो उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, ये वाली गैस कंप्रेस होगी तो इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, और ये वाली गैस यहाँ पे एक्सपेंड करेगी तो इसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो एक सिनेरियो ऐसा आएगा कि जब इस गैस का प्रेशर का डिफरेंस और इस गैस का प्रेशर का डिफरेंस क्या करेंगे, इस मरकरी के वेट को बैलेंस कर लेंगे। तो हमें वही वाली सिचुएशन को फाइंड आउट करना है। तो सपोज कीजिए हम यहाँ पे प्रेशर लेते हैं, यहाँ की वॉल्यूम को हम मान लेते हैं V1, जो ऊपर वाली वॉल्यूम है इसको मान लेते हैं V1, और प्रेशर को मान लेते हैं P1, यहाँ की वॉल्यूम को मान लेते हैं P2, और V2 P2। और सपोज कीजिए जो आपका ये वाला पार्ट था, ये x डिस्टेंस नीचे गया, तो जो ये वाला डिस्टेंस अब आपके पास बच जाता है, पहले ये कितना था L नोड, अब ये आपके पास बच जाएगा L नोड माइनस एक्स, और ये वाला डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा L नोड प्लस एक्स, बिकॉज अगर ये एक्स नोड नीचे गया है तो जो एक्स नोड है वो ऊपर की तरफ बड़ा होगा। एंड अगेन इस क्वेश्चन में हमें टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं गिवन, तो हम ये क्या मान के अज्यूम कर सकते हैं कि पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो व्हाट वी यूज, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, हम ये यूज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा लोअर पार्ट है और ये हमारा अपर पार्ट है यहाँ पे, तो लोअर पार्ट के लिए भी PV कांस्टेंट है इंडिविजुअली, और अपर पार्ट के लिए भी PV कांस्टेंट होगा। सो पहले क्या था, P एटमॉस्फेयर था, यानी कि हम इसको मान लेते हैं P नोड था, और वॉल्यूम थी हमारी यहाँ पे, इस जो AL नोड है इसकी वैल्यू को हम V नोड मान लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी वॉल्यूम उतनी ही थी, यहाँ पे भी वॉल्यूम इतनी थी, तो वॉल्यूम बराबर थी। सो P नोड V नोड इज इक्वल टू P1 V1, एंड आल्सो P नोड V नोड इज इक्वल टू P2 V2। ये हमारे पास दो रिलेशन है। तो यहाँ से P1 की वैल्यू आ जाएगी P नोड V नोड बाय V1, और यहाँ से P2 की वैल्यू आ जाएगी P नोड V नोड V2। अब ये दोनों हमारे पास प्रेशर हैं, और जो P2 प्रेशर है वो यहाँ पे है और P1 प्रेशर ऊपर है, और हमें ये पता है दैट P2 इज ग्रेटर देन P1, और इन दोनों का प्रेशर का डिफरेंस किसको बैलेंस कर रहा है, इस मरकरी को बैलेंस कर रहा है। और इन दोनों का प्रेशर का डिफरेंस कितना है, ये क्या है, मरकरी है आपके पास, और इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस हम यहाँ से इजीली बता सकते हैं, बिकॉज मरकरी है, मरकरी की हमें हाइट गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो जो ये मरकरी है इसका प्रेशर कितना होगा, ये जस्ट होगा H रो G, और 20, अगर हम सब कुछ सेंटीमीटर में लेते हैं, 20 रो मरकरी इंटू G, ये हमारे पास इस रीजन का प्रेशर होगा, और यही इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस होगा। सो वी कैन राइट दैट P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी mg, और 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर कितने के इक्वल होगा, H रो G के इक्वल होगा। और अगर आपको इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो हम इसको मास के वेरिएशन में भी कर सकते हैं, कि
हम यहाँ से फोर्स क्रिएट कर सकते हैं कि जो यहाँ पे जो फोर्स होगा और जो यहाँ का फोर्स का डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, इसके मास के इक्वल होना चाहिए। सो P2 माइनस P1 इंटू एरिया, ये होना चाहिए अपवर्ड फोर्स, और जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, मास ऑफ मरकरी के इक्वल होना चाहिए। और मास ऑफ मरकरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें चाहिए होगा वॉल्यूम, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू वॉल्यूम ऑफ मरकरी इंटू जी। और डेंसिटी ऑफ मरकरी, वॉल्यूम ऑफ मरकरी होगी एरिया ए इंटू लेंथ ऑफ मरकरी दैट इज 20 सेंटीमीटर इंटू जी। सो ये हो गया P2 माइनस P1 इंटू ए से ए कैंसिल हो गया, तो आपके पास अगेन P2 माइनस P1 क्या बचेगा, रो एम इंटू 20 जी। और 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी भी क्या होगा, एच रो जी, और एच है 20, और रो मरकरी इंटू जी। तो सेम रिलेशन आप कहीं से भी डिवाइस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा मेथड पसंद आता है। सो P2 की वैल्यू पुट करते हैं और P नोड की वैल्यू पुट करते हैं, और यहाँ पे देखिए P नोड V नोड कॉमन है, तो हम उनको कॉमन ले लेंगे। सो P नोड V नोड, यहाँ पे P2 वाले में बचेगा 1/P2 माइनस 1/V1 इज इक्वल टू 20 रो एम जी। अब हमें ये पता है P नोड क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो उसको लिखा जा सकता है 76 रो एम इंटू जी इंटू वी नोड 1/V2 बाय 1 माइनस V1 इज इक्वल टू 20 रो एम जी। सो यहाँ से रो एम और जी कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह से, और ये एक साइड से 76 बचता है हमारे पास, और एक साइड हमारे पास 20 बचता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। 76 इंटू वी नोड की वैल्यू क्या होगी, एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ कितनी है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज 40 सेंटीमीटर, जब जो ट्यूब है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में थी। सो इट विल बी एरिया इंटू 40, और हम सभी कुछ सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो हम यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इंटू V2 क्या है, एरिया इंटू एल नोड माइनस एक्स। एल नोड क्या है हमारे पास 40, सो 40 माइनस एक्स, एरिया इंटू 40 माइनस एक्स माइनस, और ये हो जाएगा एरिया इंटू 40 प्लस एक्स, और यहाँ पे हमारे पास ओनली बचा था 20, और ये 20 इस 40 को 2 पे कैंसिल कर देगा। ये एरिया हम बाहर ले आएंगे और वो उसको यहाँ से कैंसिल कर देगा। सो हमारे पास ये इन टोटल बचेगा 76 इंटू 2, यहाँ पे बचता है 40 माइनस एक्स, यहाँ पे बचता है माइनस 40 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, 76 इंटू 2, एलसीएम आएगा 1600 माइनस एक्स के, यहाँ पे होगा 40 प्लस एक्स माइनस 40 प्लस एक्स, माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। सो 40 से 40 कैंसिल होगा, इक्वल्स टू 0, सो नॉट 0 1, बिकॉज हमने कट किया था। सो यहाँ पे बचता है 2x, तो ये बन गया 76 इंटू 4x इज इक्वल टू 1600 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बन जाती है इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 304x माइनस 1600 इक्वल टू 0। और जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा क्वाड्रेटिक को, तो x की वैल्यू निकल के आती है 5.17 सेंटीमीटर, बिकॉज सारी की सारी कैलकुलेशन हमने सेंटीमीटर में की थी। सो here it is, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आपको जस्ट क्या करना है, पहले बेसिक सिचुएशन लेनी है और टेम्परेचर कांस्टेंट मान के वहाँ से प्रेशर्स को फाइंड आउट करना है। फिर जब आप इसको हॉरिजॉन्टल कर दोगे, वर्टिकल कर दोगे, तो जो आपका ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा शिफ्ट होकर नीचे की तरफ आ जाएगा, और जब वो शिफ्ट होकर नीचे जाया जाएगा तो नीचे का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ऊपर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और जो दोनों के प्रेशर के डिफरेंस होगा वो इसके mg को बैलेंस करने के लिए फोर्स प्रोड्यूस करेगा, या दोनों प्रेशर का डिफरेंस कितने के इक्वल होगा, 20 mm मर्करी के इक्वल होगा। तो आप
या सीधा एम इस वे से कर सकते हैं, या दोनों के प्रेशर के डिफरेंस को एरिया से मल्टीप्लाई करके फोर्स बना लीजिए और उसको मरकरी के वेट के इक्वल कर दीजिए। तो बोथ वेज में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो होपफुली ये आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। This question has statement 1 and 2 of the 4 choices given after the statements. Choose the one that best describes the two statements. Statement 1. A capillary is dipped in a liquid and liquid rises to height h in it. As the temperature of the liquid is raised, height h increases, provided density of the liquid and the angle of contact remains constant. So, जो height होती है कैपिलरी में, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा बाय r रो g। और यहाँ पे ये बोला गया है डेंसिटी ऑफ लिक्विड कांस्टेंट है, ग्रेविटी तो कांस्टेंट रहती है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कांस्टेंट है, और ट्यूब की रेडियस भी चेंज नहीं होने वाली अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। बट आपको ये पता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। अगर सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा तो हाइट भी डिक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पे बोला गया है कि हाइट इंक्रीज हो रही है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है। सेकंड, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज इन द टेम्परेचर। तो यस, ऐसा होता है कि सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ने पे सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, और इसका रीजन है कि अगर आपके पास जो सरफेस टेंशन है वो अपर लेयर के बीच का फोर्स होती है। यहाँ पे जो एटम्स हैं ये एक दूसरे पे ऐसे फोर्स जनरेट करते हैं, और ये ऐसे साथ में डाउनवर्ड फोर्स जनरेट करते हैं। तो ये सरफेस टेंशन का रीजन होता है। अब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो ये एटम्स हैं ये ज़्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वाइब्रेट ज़्यादा करेंगे तो इनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो वीक हो जाएंगे और सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा। तो सेकंड इज ट्रू। सो 1 इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A thin film is formed between the U-shaped wire and the light slider spot of weight. ये weight है इतना। The length of the slider is 30 centimeter and the weight is negligible. Surface tension of the liquid form हमें बताना है कि इस फॉर्म का surface tension कितना होगा। तो यहाँ पे आपके पास, आपको ये पता है कि जो surface tension होता है उसके हमारे पास 2 फॉर्मूलाज होते हैं। फर्स्ट इज फोर्स बाय लेंथ, कितनी लेंथ पे लग रहा है, और दूसरा होता है तो चेंज इन एनर्जी, और एनर्जी बाय चेंज इन एरिया। तो यहाँ पे हमें बिकॉज वेट को बैलेंस करना है तो हम यहाँ पे फोर्स वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। सो जब हम यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो फोर्स आ जाएगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब ये लेंथ हमें कितनी लेनी होगी, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से तो ये जो फिल्म है हमारे पास, इस फिल्म की 2 साइड होंगी। एक तो जो फ्रंट साइड हमें दिखाई दे रही है, और एक होगी बैक साइड जो हमारे इस फिल्म के बैक साइड में है। तो जो टोटल लेंथ होगी जिसपे सरफेस टेंशन लग रहा होगा वो फ्रंट लेंथ प्लस बैक लेंथ होगी। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। या आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे सर्फेसिस कितने हैं, एक यहाँ पे फ्रंट सर्फेस है, एक यहाँ पे बैक सर्फेस है। तो यहाँ पे टोटल 2 सर्फेस है जो फ्री एयर से कॉन्टैक्ट में है। सो मीन्स यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी लेंथ। तो जो फोर्स आ जाता है दैट कम्स आउट टू बी 2TL। और ये किसको बैलेंस करना चाहिए, W को बैलेंस करना चाहिए। सो यहाँ से जो T की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी W/2L। W है हमारे पास, वेट गिवन है 1.5 10⁻⁻² ट्वाइस, और लेंथ है 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3। आप इसको 10 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो ये आपको 2 पे कट करेगा, और ये आएगा 1/4 × 10⁻⁻1, और ये हो जाएगा 0.25 × 10⁻⁻1, और ये हो जाएगा 0.025। सो ऑप्शन जो डी है दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज of a soap bubble from the radius 3 cm to 5 cm nearly। ये बताना है कि
जो सोप का साइज, बबल का साइज है, उसको आप 3 से 5 सेंटीमीटर करना चाहते हो तो उसमें कितना वर्क डन यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। सो अगेन जो हमने प्रीवियस फॉर्मूला किया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो सरफेस टेंशन है वो किसके इक्वल है, वर्क डन बाय चेंज इन एरिया। सो वर्क डन आ जाएगा सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन हमें पता है और हम चेंज इन एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। इट विल बी 4 पाई, फाइनल रेडियस है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻⁴ माइनस 9 10⁻⁻⁴। सो ये हो जाता है 16 इंटू 4 64 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। ये आ जाएगा चेंज इन एरिया। और सरफेस टेंशन है 3 इंटू 10⁻⁻² इंटू 64 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। सो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मल्टीप्लाई होके हमें ये देता है 384 पाई इंटू 10⁻⁻�6। और फर्दर ये हमें मिलेगा 0.384 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको हम लिख सकते हैं समथिंग लाइक ऐसे 0.4 पाई मिली जूल। सो ऑप्शन जो सी है दिस विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू मर्करी ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस आर मर्ज टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। द सरफेस एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप इफ टी इज द सरफेस टेंशन। तो हमें यहाँ पे सरफेस एनर्जी बतानी है अगर टी यहाँ पे सरफेस टेंशन है। तो जो बिगर ड्रॉप है उसके लिए अगेन सरफेस टेंशन टी है, तो जो उसकी एनर्जी होगी ई, यहाँ पे वर्क या एनर्जी आप ले सकते हो, क्या होगा, डिवाइड बाय चेंज इन एरिया या उसका एरिया, जो बिगर ड्रॉप का एरिया है। सो टी हो जाएगा ई बाय, सपोज कीजिए बिगर ड्रॉप की रेडियस, जो स्मॉल ड्रॉप्स हैं इनकी रेडियस आर है और जो बिगर ड्रॉप है उसकी कैपिटल आर है। सो इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। तो एनर्जी हो जाएगी टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो आपका आंसर है वो स्मॉल आर की टर्म्स में गिवन है, यानी कि हमें कैपिटल और स्मॉल आर में रिलेशन को फाइंड आउट करना है। अब बिकॉज ये लिक्विड ड्रॉप्स हैं, ये गैस की ड्रॉप्स नहीं है। अगर गैस की ड्रॉप्स होती तो हम इनकी वॉल्यूम को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते थे, बिकॉज गैस कंप्रेस हो सकती है इजिली, बट लिक्विड्स इतना इजिली कंप्रेस नहीं होते। तो हम मान के चलेंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, मींस 4/3 पाई आर क्यूब इसकी प्लस इसके लिए, तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। सो 4/3 से ये कैंसल, ये हो जाएगा 2r क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। और यहाँ पे जो हमारे पास r की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 2, इसको वापस लिखना पड़ेगा, यस, 2⁻⁻³ इंटू स्मॉल आर। अब ये वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं। सो इट विल बी t इंटू 4 पाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 2⁻²/3। सो वी हैव हेयर, ये जो 4 है हम इस 4 को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। सो ये कम्स आउट टी 4 पाई आर स्क्वायर। 4 को लिख देते हैं 2⁻² इंटू 2⁻²/3। और जब आप इन दोनों को, ये दोनों पावर्स हैं और ये पावर्स एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगी। सो ये बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर है, ओहो वेट हमने फिर से लिखा ही, ये होगा टी पाई आर स्क्वायर। 4 को लिख दिया 2² और ये 2⁻²/3। अब ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 2/3 होता है 2⁻8/3। सो 2/8/3 इंटू टी इंटू पाई आर स्क्वायर। सो जो ऑप्शन सी है हमारा, दैट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a capillary tube A is dipped in water, another identical tube is dipped in soap water solution. Which of the following relative nature of the liquid? तो जब आपके पास वाटर है
तो आपको पता है कि वाटर क्या करता है, ट्यूब को वेट करता है, तो वाटर की शेप कुछ ऐसी होती है हमेशा कैपिलरी ट्यूब के अंदर। तो अगर आप देखोगे तो जो ये वाला है इसके अंदर शेप चेंज हो गई तो ये भी गलत है यहाँ पे, और इसके अंदर शेप चेंज हो गई तो ये गलत है। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे ए और डी तो यहीं पे कैंसिल हो जाते हैं, बिकॉज आप वाटर के अंदर कुछ भी डाल दोगे तो उससे उसका नेचर चेंज नहीं होगा। मीन्स कि वो पहले तो अट्रैक्ट होता था और फिर रिपेल होने लग जाएगा, नेगेटिव वाला ऐसे नहीं होता। नाउ सोप वाटर सोल्यूशन है दूसरी उसमें। तो जो सोप वाटर सोल्यूशन होता है उसका सरफेस टेंशन नॉर्मल वाटर पानी से कम होता है, जिसकी वजह से वो जो क्लोथ्स है उनको बेटर वे में वॉश कर सकता है। तो अगर उसका सरफेस टेंशन कम है तो उसकी हाइट भी कम होगी, बिकॉज हाइट क्या होती है, सरफेस टेंशन के प्रोपोर्शनल होती है। तो सोप वाटर की हाइट कम होगी और वाटर की हाइट ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए पहले वाली में वाटर बोला गया, दूसरी में सोप वाटर है, तो यहाँ पे सोप वाटर की हाइट ज़्यादा दिखा दी गई, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन जो सी है यहाँ पे वाटर की हाइट ज़्यादा है, सोप वाटर की कम है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 20 centimeter long capillary tube is dipped in water. The water rises up to 8 centimeter. तो हाइट की वैल्यू है हमें 8 सेंटीमीटर गिवन. The entire arrangement is put in a freely falling elevator of the length water column in the capillary. तो अगर आपका पूरा पूरा सिस्टम फ्री फॉल में चला जाए तब क्या होगा? तो अगर आप देखिए यहाँ पे जो H होता है, it comes out to be 2t cos थीटा बाय r रो g. तो अगर आपको पता है कि अगर आप जी को जीरो कर दोगे, अगर आप फ्री फॉल में हो तो जो आप ग्रेविटी फील करोगे वो जीरो फील करते हो, तो यहाँ से एच क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। बट वाटर कभी भी कैपिलरी ट्यूब से बाहर नहीं आ पाता, बिकॉज वो क्या करता है, जो जब वो ट्यूब से ऊपर आ रहा होता है, ट्यूब से बाहर निकलता है, तो वो अपने आप को इस वे में एडजस्ट कर लेता है, सो दैट उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस वे में एडजस्ट हो जाता है कि उसकी हाइट किसने के इक्वल हो जाए, लेंथ ऑफ ट्यूब के इक्वल हो जाए। सो ऐसे सिनेरियो में जो वाटर मैक्सिमम हाइट लेगा वो ट्यूब की लेंथ के इक्वल लेगा, दैट विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बिकॉज ये स्टार्टिंग में नॉट 8 सेंटीमीटर, स्टार्टिंग में हाइट 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो हाइट भी उसकी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि ट्यूब की हाइट है। विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर आल्सो। If two soap bubbles of different radii are connected by a tube, air flow from the smaller to bigger, तो हमें ये बताना है कि एयर कहाँ पे फ्लो होगी। तो सपोज कीजिए ये आपके पास एक स्मॉलर है R1 और ये एक बिगर है जिसकी रेडियस है R2। तब आपको ये पता है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज P आउटसाइड प्लस ये कोस एयर बबल है तो यहाँ पे आएगा 4T बाय रेडियस। अब जिसकी रेडियस कम है तो यहाँ पे रेडियस कम आएगी, तो ये वाली टर्म ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, P1 इज ग्रेटर देन P2। तो अगर आप इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हो पाइप के थ्रू, तो जो एयर है वो स्मॉल से लार्जर के अंदर जाएगी। सो ऑप्शन ए, एयर फ्लो फ्रॉम द स्मॉलर बबल टू द बिगर बबल। सो विद दिस ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। होपफुली हमने जो यहाँ पे कवर किया वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहा होगा, उसने आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव किया होगा। अगेन अगर आपके कोई डाउट्स हैं या सजेशंस हैं आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो अगर आप कुछ डोनेशन दे सकते हैं, इफ़ यू लाइक टू डोनेट समथिंग, then you can scan any of these QR codes and donate whatever amount you want to donate. It will be helpful for us in future to continue this series. So with this हम यहीं पे विराम लेते हैं and we will soon be back with newer videos for other chapters related to this series. So again, thanks for watching and keep on sharing, keep on liking, keep on subscribing.